नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को कोई खबर न थी। बटेर लड़ रहे थे, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदली जाती थी। कहीं चौसर बिछी हुई है, पोबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। शतरंज, ताश, गंजीफा ये सारे खेल खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। मिर्ज़ा साजिद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में ही व्यतीत करते थे। दोनों के पास जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियाँ करते थे, आखिर और करते भी क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा के बैठ जाते, मुहरें सज जाती और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर न खबर होती कि दोपहर का समय है या तीसरा पहर हो रहा है, कब शाम हो गई। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। पर कई देर तक न जाते। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते। मिर्ज़ा साजिद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए इन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर ये बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश थे। घर वालों को तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर सभी इस पर तीखी टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है जी, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी लत पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहिबा को भी इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज के पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मिलता मुश्किल से था। वह सोती ही रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती और रात को जब सो जाती तब कहीं मिर्ज़ा अली घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगते हैं? कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं? ले जाकर उनके सिर पे पटक दो। खाएं चाहे कुत्तों को खिलाएं। पर रूबरू वह कुछ भी न कहती थी। उनको अपने पति से इतना मलाल न था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख रखा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब के सिर ही थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लोंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लाओ, किसी हकीम के यहाँ से दवा ले आएं। दौड़, जल्दी जा। लोंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चलो अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी बात कहा कि उनके सिर में दर्द और तेज़ हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है और पति शतरंज खेल रहे हैं। चेहरा सुर्ख हो गया। लोंडी से कहा, जाकर कहे अभी चलिए, नहीं तो वे आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर ही है? जरा सब्र नहीं कर सकती? मीर, अरे तो जाकर सुन ही लीजिए ना, औरतों का मिजाज बड़ा नाजुक होता है। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला तो जाऊँ, 2 ही किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिए। वह चाल सोची है कि आपकी मुहरें धरी रह जाएंगी और मात हो जाएगी। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाते हो। मिर्ज़ा, इस बात पर तो मात करके ही जाऊँगा। मीर, मैं खेलूँगा या नहीं, आप जाकर सुन के आइए।
मिर्ज़ा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द खाक नहीं, मुझे परेशान करने का एक बहाना है बस। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर जाना तो पड़ेगा। मिर्ज़ा, अच्छा, एक चाल और चल लूँ फिर जाता हूँ। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप जाके सुन के ना आएंगे मैं मोहरों का हाथ भी न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम ही नहीं लेते। कोई तुम जैसा आदमी भी देखा है कहीं? मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। बेगम, क्या जैसे खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझ रखा है? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्ज़ा, बड़ा लतीफ़ आदमी है, जब आता है तब मजबूर कर लेता है, मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे ही हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चलाता है? रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब न कर देना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहीं न जाना। बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोक के दिखाओ, मैं जाती हूँ। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाती हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया, बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखो जो उधर जाओ। लेकिन बेगम ने एक न मानी और दीवान खाने में चली गई। दीवान खाने के द्वार तक तो गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए थे। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरें इधर उधर कर दी और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहलने चले गए थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी, मोहरें कुछ तख्त के नीचे फेंक दी, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंदी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर ही थे। मोहरें बाहर फेंके जाते ही चूड़ियों की झनक भी कानों में पड़ गई। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब कर दिया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हा चौकी का फिक्र करती रहूं। जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी कुछ बाकी रह गया? मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के लिए थे, पर हकीम के घर जाने के बदले वह मीर साहब के घर जा पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। मीर साहब बोले, मैं तो जब मोहरें बाहर आती देखी तभी समझ गया था, फौरन भागा। बड़ी गुस्से वाली मालूम होती हैं, मगर आपने भी उन्हें सिर पे चढ़ा रखा है। ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या मतलब? मिर्ज़ा, खैर ये तो बताइए, अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या कम है, इतना बड़ा घर पड़ा है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब भी इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएगी। यहाँ आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए।
मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी इतनी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में ही रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को ही तरस जाती थी। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारते थे। घर में कोई आए कोई जाए, इससे उन्हें किसी को कोई मतलब ही न था। अब आठों पैर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। और बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह बैठ जाओ तो शाम तक आदमी को वक्त का पता ही नहीं। अजी घड़ी आध घड़ी दिल बहलावे के लिए खेल खेलना बहुत ठीक है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लेंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आई रहती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सहारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुनकर मन रह नहीं सकता, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती है, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी दो चार पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज, यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह हो जाएगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला ही न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलास लीलाओं के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ा दी जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल नहीं हो रहा था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कान पर जूं तक न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में ही घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछते हुए आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिराई, यह तलबी किसके लिए हुई? अब खैरियत नहीं। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, कहने की बात नहीं, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी न हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह के गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पे जाना पड़ा तो बेमौत ही मारे जाएंगे। मीर, बस यही एक उपाय है कि घर पर ही न मिलें। कल से गोमती नदी पर कहीं वीराने में ही नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएगा। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी,
तुमने खूब धत्ता बताया, उसने जवाब दिया। ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने ही चर ली है। अब भूल कर भी कभी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे ही घर से निकले। बगल में एक एक छोटी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियाँ भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते। रास्ते में तंबाकू, चिलम, मदरिया ले लेते और मस्जिद पहुँचे। दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किस्त, सह, ये एक आधे शब्द उनके मुंह से निकलते और कोई वाक्य न निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता था। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पे जाके खाना खाते और एक चिलम हुक्का पी के फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का ही ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थी। शहर में हलचल मच गई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में से होकर आते। डर था कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त देते रहते थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाते हैं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के सी मुंह हैं, सूरत देख के ही खौफ होता है। मिर्जा, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिए, ये लीजिए किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझ रही है। कुछ इसकी भी खैर है कि शहर घिर गया तो हम घर कैसे जाएंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। यह किस्त, बस अब की किस्त और आप सह और मात। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा होगा। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा के आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी इस गाँव में ही होंगे। दोनों सज्जन फिर खेलने बैठ गए तो इस बार 3 बज गई। अब की मिर्जा जी की बाजी थोड़ी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थल पर के लिए ले जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट, एक बूंद भी खून की न गिरी थी। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह बिना खून बहे न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवतागण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध की विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में सोया मस्त था। यह राजनीतिक अधोपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, ये लीजिए सह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब
इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोना ही चाहिए, ये ऐस वहाँ कहाँ नसीब होगा। ये लीजिए किस्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही। ये लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को बचा लीजिए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब, नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की देशभक्ति अपनी हार के आगे धुंधली हो गई। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी कुछ अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल बेढबी आ पड़ती जिससे बाजी खराब हो जाते। हर बार हार के साथ प्रतिक्रिया की भावना और उग्र हो जाती। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते, चुटकियाँ लेते, मानो कोई गुप्त धन मिल गया हो। मिर्ज़ा जी सुन सुन झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दात भी दे देते। पर ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती, धैर्य हाथ से निकला जाता, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और दूसरी फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार में चल दीजिए। यह आप अपनी मोहरों को हाथ में क्यों पकड़े रहते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहर को छुए भी नहीं। आप एक एक चाल आधे आधे घंटे तक चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहर वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, मोहरा आप क़यामत तक न छोड़ेंगे तो क्या चाल न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से नहीं। मिर्ज़ा, अजी जाइए, बावर्ची का काम करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना क्या दिल लगी है? मीर, क्यों अपने बुजुर्गों का मुंह काला करते हो? वे ही होंगे बावर्ची। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बड़ के बातें कर रहे हो। मीर, जबान संभाल की बात करिए, वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंख दिखाई तो आंख निकाल लेता हूँ। है हौसला तो दिखाओ। मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो ही जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार कटार वगैरह बांध के साथ ही रखते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावनाओं का अधोपतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव अब भी न था। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाक की आवाज़ें आईं। दोनों जख्मी होकर गिर पड़े। दोनों ने तड़प तड़प कर वहीं जान दे दी। अपनी बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए।
अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।